जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो अपने आप में ही संघर्ष के मिसाल हैं, जिनकी सफलता की कहानी आने वाले कई वर्षों तक दूसरों के लिए उदाहरण और प्रेरणा का स्रोत होगा। मैं स्वागत करना चाहूंगा यूपी पीसीएस 2022 में डिप्टी एसपी के पद पर चयनित श्री अरविंद सोनकर जी का। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से भी और पूरे संस्कृति आईएएस परिवार की तरफ से आपकी इस सफलता के लिए आपको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि अरविंद जी, जब पहले आप चयनित नहीं हुए थे, दोस्त यार अरविंद करके बुलाते होंगे, लेकिन जब चयनित हो गए अब डीएसपी अरविंद करके बुलाते हैं, कितना अलग सा महसूस होता है? सर, परिस्थितियां तो अचानक से एक रात में ही बदल गई और अभी तो एहसास मतलब कि बहुत डर लगता है। कभी कभी ऐसा फीलिंग आती है कि पता नहीं अचानक से कैसे हो गया, और ऐसा चीज़ें होती है कि कभी कभी अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ता है कि हाँ मैं डीएसपी बन गया हूँ। तो इसके लिए कभी कभी मैं अपना रिजल्ट रात में से सोते वक्त कभी कभी अपना रिजल्ट भी चेक करता हूँ। अभी भी चेक करते हैं? कभी कभी सर रिजल्ट भी चेक करता हूँ, कभी कभी दोस्तों को भी कहता हूँ भाई थोड़ा देख लो हुआ है कि नहीं, कि ये चीज़ें लगती है, थोड़ा सा डर लगता है। लेकिन सर कुल मिला जुला के अब थोड़ा अच्छा लग रहा है सिलेक्शन के बाद। जब रिजल्ट आया था, जी सर, रिजल्ट आने वाला था उस शाम में, उस वक्त पता चला होगा कि अब कुछ ही मिनटों में घंटों में रिजल्ट आने वाला है, धड़कनें बढ़ गई होंगी। उस वक्त कैसा रिएक्शन था और जैसे ही रिजल्ट आया? सर पहले तो रिजल्ट आने की सूचना मतलब कि एक दिन पहले से ही थी और सुबह से ही मतलब ये था कि आज रिजल्ट आने वाला है। तो सर पढ़ाई में तो एक तो मन नहीं लग रहा था। अच्छा। और वर्धमान में बैठ के ऐसे सीढ़ियों पे रिजल्ट का इंतजार कर रहा था कि अब आने वाला है, अब आने वाला है। और करते करते दोस्त भी आ गए, दोस्तों के साथ 8 बज गए थे शाम को, और मैं मोबाइल हाथ में लिए चेक ही कर रहा था रिजल्ट। और अचानक से जब रिजल्ट आया तो मैं खोला तो मेरा नाम, मैंने पहले तो सोचा कि ऊपर से देखूं, ऐसे नाम पढ़ते जाऊं, लेकिन सर जब मैं देखा 5-7 नाम, मेरे नाम दिखा नहीं शुरू में, तो थोड़ा सा तनाव बढ़ता गया कि इसमें ज़्यादा नाम है, खोजते खोजते टाइम लगेगा। उसके बाद सर मैंने अपना नाम सर्च किया और मेरे नाम के आगे रैंक 86 लिखा था, अरविंद सोनकर। फिर मैंने अपना रोल नंबर कंफर्म किया। उसके बाद सर मतलब मोटा मोटा मुझे आइडिया हो गया था कि 86 रैंक है तो डीएसपी की ही पोस्ट मुझे मिली होगी, क्योंकि डीएसपी में ही 93 सीट थी। उसके बाद फिर मैंने सीट भी कंफर्म की। उसके बाद सर मैंने अपने दोस्तों से बताया जो आसपास मेरे थे, और उसके बाद तो सर मतलब बहुत खुश हुआ। उसके बाद से फ़ोन की घंटियां बजनी शुरू हो गई होंगी, लगातार व्यस्त रह रहे होंगे आप? सर उसके बाद तो पहले तो मेरे दोस्त आसपास पूरे चिल्लाने लगे। फिर मैं लाइब्रेरी में गया, कुछ दोस्त वहाँ थे, उनको बताया, वो लाइब्रेरी में ही चिल्लाने लगी। फिर मैं अपने घर, पहला फ़ोन तो अपने घर किया, और बाकी जगह तो सब मेरे दोस्तों ने ही सूचना पहुँचा दी कि हो गया है सब, मतलब जितना भी जगह था। बाकी मैंने घर पे बता दिया भैया को, तो भैया सब रिलेशन में सबको बता दिया उन्होंने। जब आपका एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू हो गया होगा, फिर आप मूल्यांकन कर रहे होंगे अपने पूरे एग्ज़ाम को, उस वक्त आपको क्या लग रहा था? आश्वस्त थे कि इस बार सिलेक्शन हो जाएगा या मामला कहीं ना कहीं अटक जाएगा? कैसा लग रहा था उसमें? सर मेंस का पेपर तो मतलब जीएस और ऑप्शनल के लेवल पे बहुत अच्छा हुआ था जी। तो अभी जैसे मैं टेस्ट सीरीज जब लगाता था तो टेस्ट सीरीज में मेरे जितने नंबर आते थे, तो मेरे जो मेरा मूल्यांकन करते थे कॉपी, उन्होंने मुझसे बताया कि अगर तुम्हारे इतने नंबर तुमने अगर ऐसा मेंस मतलब आयोग में लिखा, तुम्हारे इससे 10-15 नंबर ज़्यादा ही आएंगे। तो मैंने उस हिसाब से मोटा मोटी अनुमान लगाया, तो मुझे ऐसा लगा कि इस बार सिलेक्शन तो मतलब कहीं ना कहीं हो जाएगा। और ऊपर से टॉप 3 से 4 मतलब पोस्ट जो है उसमें कम से कम इतना तो है कि उसमें तो आ ही जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट आता था तो मेंस और इंटरव्यू के बाद और रिजल्ट के आने के समय जो परिस्थितियां थी उसमें कभी कभी तो सर ऐसा लगता था कि कहीं टॉप ना कर दें। अच्छा। फिर कभी कभी ऐसा लगता था कि यार नीचे से ही लटक जाएं। तो ये सर वो ऐसी चीज़ें थी कि जिसको मैंने फुल्ली एंजॉय किया और चीज़ों को समझा, और अंततः मतलब कि हुआ डीएसपी पोस्ट पे। अब आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगा कि आप किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं? शहर से आते हैं या गांव से आप आते हैं? सर एक्चुअली मेरा जो ज़िला है उस ज़िले में मतलब कि मेरा घर थोड़ा सा गांव में और शहर में कह सकते हैं कि कस्बाई क्षेत्र पर, दोनों के बीच में ही है। मतलब मेरा घर ख़त्म होते ही मतलब गांव शुरू होता है। और मेरे बैकग्राउंड में ये है कि मेरे मतलब पिताजी और एक भाई है और 5 बहनें हैं। मतलब हम 7 भाई बहन हैं। और पिताजी फल का दुकान लगाते थे। अच्छा।
तो अभी उनको न्यूरो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ा बॉडी चल नहीं पाते वो। अच्छा। तो घर की सारी जिम्मेदारी भैया हैं जो मुझसे 2 साल बड़े हैं, हम्म। तो उन्हीं के ऊपर है। और सर माता जी का अभी जल्द ही निधन हो गया है, आज से 2 महीना पहले, कैंसर की वजह से। मैंने सुना कि आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मैंने जाना कि जब आप मेंस लिखने वाले थे उस दरमियान ये घटना हुई थी। सर एक्चुअली जब मैं प्रीलिम्स देने वाला था उसी टाइम से मतलब पापा की तबीयत तो पहले से ही थोड़ी ख़राब हो रही धीरे धीरे। हम्म। फिर उनकी तबीयत थोड़ी धीरे धीरे ख़राब होते होते ज़्यादा हो गई, और उसके बाद मेरा प्रीलिम्स निकला। हम्म। तो मेंस में परिस्थितियाँ ऐसी थी, घर वाले कहते थे कि अभी आपको आना नहीं है, कम से कम आप पढ़ाई पे दीजिए, यहाँ तो जो जा रहा है जा ही रहा है, समस्याएं यहाँ तो घर पे लगी रहेंगी, लेकिन आप मेंस पे दीजिए। क्योंकि सर घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी थी कि हम उसे गिव अप नहीं कर सकते थे। और मेंस के दौरान ही मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। तो घर से तो दबाव आता था, लेकिन मेरा मन भी नहीं लगता था, कभी कभार मन करता था छोड़ के चला जाऊँ। फिर मैं सोचता था कि अगर घर चला गया तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, बहुत समस्याएं हैं, तो उन चीज़ों को मैं आगे कैसे दूर कर पाऊँगा। तो उसकी वजह से सर मैं घर तो नहीं जा पाता था। फिर जब मेरा मेंस था तो अभी मुझे याद है कि मैं 4-5 दिनों से ढंग से सो नहीं पा रहा था, मतलब कि बहुत थकान, एक तो मेंस का थकान ही ऐसा होता है। और जिस दिन मेरा मेंस का पेपर ख़त्म हुआ, मैं एकदम चलने में असमर्थ था, एकदम सर लंगड़ा के चल रहा था। अच्छा। मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मतलब मैंने सोचा था कि मैं चल के और जो है कम से कम 2-4 दिन तक सोऊंगा आराम से रूम पे। फिर जैसे ही आया और अभी मुखर्जी नगर पहुंचा ही था, तब तक मतलब घर से फ़ोन आया कि मम्मी जी बहुत सीरियस कंडीशन है उनकी, और जो है कि आना पड़ेगा, हॉस्पिटल में एडमिट हैं। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा भी कुछ मैनेज कर लूँ, कल सुबह तक जाऊँ। फिर उधर से कॉल बैक आया कि ज़्यादा ही दिक्कत है कुछ, तो फिर उसी रात मुझे जाना पड़ा घर पे। फिर उसके बाद मैं गया यहाँ से डायरेक्ट, पहले घर गया तो अपने माताजी से पहले मिला हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से उनको मैं लेके थोड़ा सा उनको कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया, फिर वहाँ से दूसरी जगह ले गया। ऐसे करते करते सर मेरा मतलब 4-5 महीने उसमें लग गया। और जब रिजल्ट आने वाला था उसके 4-5 दिन पहले ही माताजी का निधन हो गया कैंसर की वजह से। ये जो फाइनल रिजल्ट आने वाला था उससे जी सर। तो उस टाइम सर बड़ी परिस्थितियाँ मेरे लिए विपरीत थी कि मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इंटरव्यू दूँ कि ना दूँ। 5 महीने चूँकि हो चुके थे, तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत डाउन था। जो बेसिक चीज़ें भी मैंने पढ़ी हुई थी वो भी चीज़ें मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। तो सर एक तो घरेलू समस्याएं जो थी, और लेकिन कहीं न कहीं उन परिस्थितियों से लड़ना भी था कि एक तो कैंसर का इलाज आज के समय में ऐसा है कि आप कैसे भी स्थिति में रहें आपको कंगाल बना देता है। तो एक तो बहुत ज़्यादा कर्ज का भी बोझ था परिवार के ऊपर, तो इसकी वजह से सर मुझे आना पड़ा। मैं 2 ही 3 दिन बाद, मम्मी की डेथ के 2-3 दिन बाद ही मैं दिल्ली आया। उसके बाद सर मैंने इंटरव्यू के लिए थोड़ा पता था कि रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आया, हो भी गया। और उसके बाद मैंने थोड़ा मॉक देना शुरू किया। उसके बाद सर मैंने इंटरव्यू दिया। आपको नहीं लगता कि ये सब परिस्थिति जो बीच में आ गई थी, ये नॉन एकेडमिक संघर्ष, क्योंकि एक तो जब हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं जी सर। तो एकेडमिक स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। जी सर। और प्लस ये फैमिली का स्ट्रगल तो आपके साथ कुछ ज़्यादा ही हो गया इस परिस्थिति में देखें तो। आपको लगता है कि ये सब ना हुआ होता तो जो आप कह रहे थे कि आपको लग रहा था कि आप टॉप 5 में या टॉप 3 में हो सकते थे, क्या वहाँ आपकी संभावना भी देखते हैं कि आप हो जाते हैं? सर कई चीज़ें हैं जो वैरी करती हैं इसमें। जैसे मैंने कुछ एग्ज़ाम में जो गलती की है, जो सामान्यतः नहीं करना चाहिए था मुझे, तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ मैं थोड़ा-सा काम करता और थोड़ा घर से जो समस्याएँ थी उनसे थोड़ा-सा वो कर पाता, तो मैं और इस एग्ज़ाम में अपने आप को बेहतर साबित कर पाता। तो वहाँ कहीं न कहीं मैं थोड़ा बहुत चूक गया। लेकिन अभी मुझे इस बात का कोई बहुत ज़्यादा उस बात का दुःख नहीं है। लेकिन सर सफलता तो सर आज नहीं तो कल मिलनी है। लेकिन जिसके लिए आप सफल होना चाहते हैं, जब वही आपके साथ ना रहे, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं कि सफलता के लिए मैंने जो चीज़ें कुर्बान की, वो चीज़ें जिनके लिए मैं सफल होना चाहता था, जल्द से जल्द बनना चाहता था, अब वही यहाँ नहीं है, तो थोड़ा-सा इस बात का बहुत ज़्यादा दुःख है। नहीं तो ये डीएसपी की पोस्ट ही उनके लिए सबसे बड़ी थी। जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं वहाँ यह मुश्किल था। आपके परिवार में, आस-पड़ोस में कोई और अधिकारी थे जिनसे आपको मोटिवेशन इन सब चीज़ों का मिला था? सर मेरे परिवार में तो कोई ऐसा पढ़ने वाला है ही नहीं कि अच्छा। किसी ने भी मतलब कि इंटर से ऊपर तो पढ़ाई नहीं की। और स्पेशली मेरे घर में ही मेरे भैया ने ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो भी गांव से। और कोई भी ऐसा मेरे फैमिली बैकग्राउंड में नहीं है जिन्होंने उसके ऊपर तक पढ़ाई किया हुआ है। उसके बाद सर मैं अपने घर में ऐसा पहला था जो घर से बाहर निकला, पढ़ा, और ना ही मुझे उस समय कोई गाइड करने वाला था, ना कोई बताने वाला था। फिर मैं सर पहले तो मैंने एयरफोर्स की तैयारी करने के लिए सोचा, तो मैं गया इंटर पास करने के बाद बनारस में।
फिर वहाँ मैं गया तो सर जैसे ही तैयारी शुरू किया, मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स में हो गया और मैथ में हो गया, तो थोड़ा वीक था, तो वहाँ मेरे से हो नहीं पाता था। तो उस फील्ड को मैंने छोड़ के मैं सोचा कि अब सर थोड़ा सी बड़ी तैयारी कुछ दूसरी तरफ देखता हूँ, एसएससी वगैरह की। तो वहाँ जब उस तैयारी में जाने के लिए सोचा तो मुझे पता चला कि ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये नहीं पता था कि ग्रेजुएशन करने के बाद ही सारे एग्ज़ाम दिए जाते हैं। क्योंकि जैसे हम सर जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ ग्रेजुएशन का मतलब बस सर बहुत लो लेवल पे लोग समझते हैं कि बस डिग्री लेना है, जाना है, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं। तो ये चीज़ें थी, लेकिन फिर जब बातें पता चली तो चीज़ें समझ में आई। फिर मैंने एंट्रेंस दिया बीएचयू का, डीयू का और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू दोनों में हुआ था, और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इसलिए प्रेफर किया कि वहाँ से मैं तैयारी कर सकता था आगे। उसके बाद सर जब मैं इलाहाबाद आया, वहीं से मैंने हॉस्टल अपना जो है हॉस्टल में जब गया तो वहाँ से सिविल के बारे में मैं धीरे धीरे जाना, और वहीं से मैंने इसके लिए थोड़ा सा तैयारी मतलब शुरुआत की। हॉस्टल का जो माहौल है उसने आपको सिविल सर्विसेज की तरफ प्रेरित किया। जी सर। प्रयागराज जो आज का शहर जी है, सर। जो नाम कहते हैं, वहाँ से आप मोटिवेटेड हुए इन चीज़ों जी के सर। लिए। तो कहीं न कहीं अपने दोस्तों का, सीनियर्स का आपका सहयोग मिला होगा। जी सर, बिल्कुल। इसके पीछे मेरे दोस्तों का, मेरे रूममेट जो थे उनसे, और एक्चुअली जब मेरा वहाँ जो रूम था उसके जो मेरे बगल में बगल वाले में रूम में एक सर रहते थे, तो उन्होंने पीसीएस का 8 बार मेंस लिखा हुआ है। अच्छा। और अभी वो पीसीएस में सिलेक्टेड हैं। तो उनसे मैं मोटिवेट होता था, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि कैसे तैयारी वारी करना है, और वो हमेशा हमें मोटिवेट भी करते थे कि तुम कहीं ना कहीं आगे बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। तो ये चीज़ें थी, और सर इलाहाबाद का एक माहौल ही ऐसा है सिविल का, तो वहाँ जाने के बाद चीज़ें थोड़ी सी अपने आप में बदलती रहती हैं। तो ये चीज़ें सर थी मोटिवेशन। इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है, जी सर। वहाँ का माहौल सिविल सर्विसेज वाला था, लेकिन कब लगा आपको कि प्रयागराज का माहौल जो है वह आपकी सफलता के लिए पर्याप्त नहीं है, अब आपको मुखर्जी नगर की तरफ बढ़ जाना चाहिए? चूँकि सर देखिए मैं क्या है कि जब रिजल्ट आता था यूपीएससी का, तो ये भी चीज़ें देखने में आती थी कि इलाहाबाद से सिलेक्शन का रेशियो बड़ा कम है, और यहाँ पे अब चीज़ें वो पुरानी हो गई, अब डिमांड यूपीएससी की डिमांड कुछ और रह गई है। तो उस वजह से एक था दबाव कि यहाँ पे कोचिंग को लेकर हो, चाहे वो चीज़ें हों। चूँकि मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं सेल्फ से कर पाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा गाइडेंस मुझे नहीं मिला, और ना ही मेरा बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं इंग्लिश मीडियम से था, या फिर मैंने बेसिक बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हुई। तो मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस की आवश्यकता थी, और मुझे जल्दी सिलेक्शन लेना था, क्योंकि मेरे फैमिली में लोग ऐसे नहीं थे कि मुझे बहुत ज़्यादा समय तक अफोर्ड कर पाएँ। तो मुझे ये था कि कैसे भी करके अपनी भले से, माता पिता ये सोच रहे थे कि अपने जीवन की पूंजी भले कैसे भी करके लगा दें, लेकिन जल्दी जल्दी मतलब ये सिलेक्शन ले लें। तो इसलिए मैंने मतलब सर यहाँ आने का वो प्रयास आपने एक बात कही अभी कि आपके पिताजी फल बेचते थे। जी सर। अब ये मुझे ऐसा लगता है अभी आपसे बात करते हुए कि यह सफलता का जो संघर्ष का ये पूरा कहानी है, ये आपके संघर्ष की कहानी तो है ही, लेकिन कहीं न कहीं ये आपके पिताजी का, आपके परिवार का बहुत बड़ा संघर्ष का कहानी एक है। सर एक्चुअली जब मैं था परिवार में, तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं है कि फल बेचना कोई छोटा काम है या फिर तो कोई ये है। लेकिन जब मैं वहाँ देखता था कि जब मैं दिल्ली भी आया, तो ऐसा मैंने फील किया कि जब मेरी माताजी बीमार भी होती थी तब भी वो जो है कि जाया करती थी दुकान पे काम करने, और पापा तो बीमार ही हो गए। तो वो चीज़ें थोड़ा मुझे हर्ट करती थी कि बहुत ज़्यादा कि हम इतने बड़े हो गए हैं और मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती है, तो भी वो जाती हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा कहीं ना कहीं अंदर बहुत ज़्यादा दुख था। तो उन चीज़ों से हालांकि तब मैं सोचता था कि वापस चला जाऊं उनके साथ, अपना उनका काम जो है कि मैं खुद ही देख लूं। लेकिन मैं फिर यही सोचता था कि अगर मैं यहाँ से चला भी गया तो आगे जाके वो कर भी क्या पाऊँगा, उसी काम में अपना थोड़ा बहुत करूँगा जो हाथ बटा पाऊँगा। तो उससे ज़्यादा ना तो परिवार का कुछ हो पाएगा ना मेरा कुछ हो पाएगा। तो एक तो मम्मी भी मुझसे यही कहती थी कि हम लोग तो जैसे हैं तैसे हैं, और तुम ऐसा ना रहना, तुम जो है कि बस हमारी इच्छा यही कि तुम पढ़ के कुछ ना कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और कहीं ना कहीं एक अच्छी स्थिति में हो जाए, ताकि ये चीज़ें तुम्हें ना झेलनी पड़े। तो एक ये सब चीज़ें थी जिससे मैं मोटिवेट होता था अपने परिवार। मतलब कहें तो खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं था, पाने के लिए सारा जहां था। बिल्कुल सर। जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, हिंदी मीडियम के आप छात्र रहे हैं, निश्चित तौर पर जो लोग देख रहे हैं हमारे ऑडियंस, उनमें से बहुत सारे छात्र जो हैं कहीं ना कहीं इसी बैकग्राउंड से आते हैं। तो जैसा कि अरविंद जी का कहानी आप देख रहे हैं, तो इन्होंने अपनी परिस्थिति पर रोया नहीं, बल्कि इसको अपना ताकत बना लिया। जी बिल्कुल सर। और उसको हथियार के रूप में आपने आगे बढ़ के इस्तेमाल किया। सर जब मैं उस क्षेत्र में भी था तो अपने दुकान पे जाता था, चाहे वहाँ से चीज़ें थी तो उस चीज़ों से मैं सीखता भी था। ऐसा नहीं है कि उससे वो चीज़ें कुछ गलत ही हुआ है,
उनसे बहुत सारी चीज़ों को मैंने सीखा है, समस्याओं को जाना है, क्या है कुछ बात करने का तरीका से लेके चाहे जो भी हो, वहाँ से मेरी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें डेवलप हुई हैं। और क्लास में भी मैं बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ। तो मेरा ये था कि मैं लास्ट के दिनों में बस पढ़ के एग्ज़ाम पास करता था, और क्लास में तो सबसे मतलब पीछे मैं ही बैठता था, बैक बेंचर मतलब कि एक जो कहते हैं। तो अपने क्लास का बैक बेंचर मैं ही था कि एकदम पीछे बैठना और ज़्यादा मतलब घूमना फिरना यही सब काम होता था। पढ़ाई में एक चूँकि घर का घरेलू बिजनेस ऐसा था कि क्लास से छुट्टी होती थी, चले जाते थे दुकान पे, तो पढ़ने वढ़ने का उतना मौका मिलता नहीं था। तो ये चीज़ें थी, थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी, इसलिए मतलब कि लेकिन उससे मैंने कुछ सीखा भी है, और वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी कहीं न कहीं रहा है। देखिए, आपने कहा कि क्लास में आप सबसे लास्ट बेंच पे बैठते थे। जी दार्शनिक सर। ने बड़ा खूबसूरत कहा है कि जो क्लास में, कक्षा में सबसे पीछे बैठते हैं, दुनिया को वही दरअसल आगे ले जाते हैं। और आप पर ये कहानी जो है साबित भी सही हो रही है। इससे आगे बढ़ते हैं, ये आपका कितना मतलब कौन-सा अटेम्प्ट था ये? सर ये मेरा पीसीएस में दूसरा अटेम्प्ट है, दूसरा और इसके पहले जब मैंने दिया था तो मैंने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया हुआ था, बहुत अभी मतलब तैयारी शुरू ही की थी। तो मैंने अपने आप को चेक करने के लिए दिया था, ताकि मैं अभी देख पाऊँ कि मैं अभी कहाँ तक हूँ इस तैयारी में, क्या-क्या चीज़ें कमियाँ हैं जो मुझे करनी है, ताकि जब मैं सीरियस अटेम्प्ट अपना सिलेबस करने के बाद दूँ, तो इन चीज़ों से सीख के उसमें उसको अप्लाई कर पाऊँ। तो जब मैंने पहला दिया था अपना अटेम्प्ट कोविड के टाइम, तो उस टाइम मेरा मतलब कि मैंने बहुत कम पढ़ाई करा था, लेकिन तभी मेरा जो है कि 1 नंबर से प्रीलिम्स नहीं हुआ था। अच्छा, प्रीलिम्स में 1 नंबर से हाँ, रह गए तो थे। सर उस चीज़ से मैंने सीखा, और जो वहाँ की कमियाँ थी वहाँ इन चीज़ों को अप्लाई किया, और इस बार मेरा प्रीलिम्स में कम से कम 20 से 20 क्वेश्चन के आसपास लगभग ऊपर था कट ऑफ से। तो ये चीज़ें मेरे लिए बेनिफिट थी। जो पूरा सफ़र रहा, आपके सफलता का सफ़र रहा है, जी सर। इसमें कई बार उतार भी आया होगा, कई बार चढ़ाव भी आया होगा। तो अगर मैं एक-एक घटना पूछूँ आपसे कि कब आपको बहुत अच्छा महसूस हुआ था? और कब आपको लगा कि यार ये तो मैंने बड़ी सिली मिस्टेक कर दी, ये तो कम से कम नहीं ही करना था? सर अब पहली बार जब प्रीलिम्स निकला, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुशी का माहौल सबसे मेरे लिए तो वही था कि एक सफलता की जो पहली सीढ़ी होती है, वही मैंने पास किया था। और सर जब मैंने मेंस का पेपर जब मैं देने गया, तो पहले दिन मेरे साथ ये हुआ कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था। तो जो पहला पेपर हिंदी का होता है, उसमें मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर मतलब ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर किए ज़्यादा अच्छे से, थोड़ा-सा दाएँ-बाएँ इधर-उधर से पढ़ा, और लगा था कि 150 में 100 नंबर के से ऊपर 110, 105 के टारगेट मैंने लिया था कि हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं एग्ज़ाम देने गया, तो एग्ज़ाम में परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि 80 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन आ ही नहीं रहा था। अच्छा। तो सर एक तो मेंस का पहला पेपर, कॉन्फिडेंस वहीं बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया था, और बड़ी दिक्कत उस समय थी। तो फिर लेकिन फिर भी मैंने हिंदी का पेपर दिया कैसे करके। फिर जब मैंने एस्से का पेपर लिखा, तो एस्से लिख के तीनों एस्से लिखा, तीनों मैंने से एस्से बहुत शानदार लिखा था। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही एस्से आया था। और लिखने के बाद मैं रूम पे आया, लाइब्रेरी में आके बैठा, अपने एक दोस्त से मिला। वो दोस्त पूछ रहा था मुझसे कि कौन सा एस्से लिखा है। तो उसमें क्या हुआ कि जो तीसरा मेरा जो एस्से था, वो 50 नंबर का एस्से मैंने ऐसा लिख दिया कि जो एग्ज़ाम में पूछा ही नहीं गया था। अच्छा। और सर वो क्या हुआ कि जैसे एक ज़िक्र करूँ तो हमारे एक सीनियर हैं मनोज सर, जिनके ऊपर 12th फेल बुक है। अच्छा, 12 फेल, हाँ। हाँ, तो उन्होंने जैसे उनके साथ भी ये हुआ था कि वो गए, तो वो कंपल्सरी इंग्लिश उनका पेपर था, तो उनसे एग्ज़ाम में टूरिज़्म आया था, और उन्होंने टेररिज़्म पे पूरा एस्से एस्से लिख था। दिया था। तो वही मेरे साथ हो गया कि मैंने जनधन योजना पे एस्से आया, और मैंने जन आरोग्य योजना पे लिख दिया। किताब पढ़ के गए थे उनका वाला 12 फेल का? नहीं, उनके बारे में सर सुना हुआ है मैंने, और चीज़ें जानी हुई हैं। तो पहले तो जब मेरे साथ ये हुआ, तो उन्हीं के बारे में याद आया कि जो सर के साथ हुआ, वही मेरे साथ हुआ कि जनधन योजना को जन आरोग्य कैसे समझ लिया। और कहीं न कहीं मुझे बाद में फ़ील हुआ कि मैंने जन आरोग्य योजना पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया था। बड़े-बड़े अच्छे-अच्छे रिपोर्ट, डेटा और कोटेशन वगैरह याद किए थे, और कहीं न कहीं मैं पढ़ा तो जन पढ़ा, उसके आगे मैंने अपने आप वो रहता है, चीज़ें। अनकॉन्शियस माइंड में कहीं न हाँ। कहीं रह जाती हैं सब बातें। तो सर एक तो जब मुझे वो बात मेरा दोस्त बताया रात में, तो उसने कहा कि कौन सा एस्से लिखो, मैंने कहा जन आरोग्य। कह रहा है ये तो एग्ज़ाम में आया ही नहीं। आया ही नहीं था। अब तो सर मेरा दिमाग उसी दिन घूम गया कि अब अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि उस दिन कि अब मैं कंपटीशन से बाहर हूँ। बाहर हो गया। और मेरा मतलब ये हाल था कि रात में मुझे नींद नहीं आ रहा था, और सर मेरा एकदम दर्द से फटे जा रहा था। हाँ। फिर भी मैंने कैसे करके चीज़ों को सँभाला, और जब सुबह हुआ मैं एग्ज़ाम की तरफ जा रहा था, तो मैंने डर के मारे 3 एडमिट कार्ड निकलवाए हुए थे, ताकि मेरा कोई एडमिट कार्ड अगर एक छूट जाता है तो एक मैं वो करूँ, एक कोई दो दे दूँ।
और रास्ते में जाते वक्त ही मेरा तीनों एडमिट कार्ड जो है कि कैब में छूट गया। अच्छा। अब मैं गया वहाँ एग्ज़ाम देने, जब 15 मिनट पहले जब एंट्री देते हैं तो वहाँ पे मैं एंट्री लेने के लिए गया। पहला जीएस का पेपर था, मुझे एंट्री भी नहीं मिली और मुझे एंट्री 5 मिनट लेट दिया गया। तो जब 5 मिनट लेट दिया गया तो बाकी सारे लोग तो लिख रहे थे। जब मैं एंट्री किया तो एक तो मैं पसीने से लथपथ था और ऊपर से जब लिखने गया तो मेरे हाथ काँप रहे थे। और मैं नॉर्मली मुझे ऐसा था कि मैं जीएस लिखता था तो बहुत अच्छी हैंड राइटिंग और साफ़ सुथरा लिखता था, लेकिन वहाँ लिख रहा था तो रफ कार्य जैसे होते हैं वैसे भी नहीं लिख पा रहा था। तो सर 1-2 क्वेश्चन जैसे ही मैंने लिखा उसके बाद तो मेरा कॉन्फिडेंस लग रहा है कि मुझे ऐसा लगा कि यार लग रहा है कि इस बार तो कुछ नहीं हो पाएगा। फिर चीज़ें मैंने रिकॉल की। मेरे को एक भैया मेरे थे, वो यूपीएससी का इस बार मेंस लिए। तो वो मुझसे, उनका मेंस चूँकि पहले था तो उन्होंने मुझसे, जब मेरा मेंस होने वाला था तो वो आए, मुझसे बताए थे कि देखो तो अरविंद, तुम जब एग्ज़ाम देने जाना और कभी तुमको कोई दिक्कत महसूस हो, अगर एग्ज़ाम में कुछ ना आए या तो फिर ऐसा लगे कि कहीं कॉन्फिडेंस लूज़ हो रहा है, तो वहाँ तुम 1 मिनट के लिए कॉपी कलम को ड्रॉप करना और बस आंखें बंद करना और एक गहरी सांसें लेना और अपने परिवार को, अपने मम्मी को याद करना और चीज़ें वहीं से फिर बेहतर होंगी। और वही सर मेरे साथ, मैंने वही किया। मैंने अपना कॉपी पेन वहीं ड्रॉप किया और फिर मैंने अपनी मम्मी को याद किया और उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। और जो 3 घंटे का पेपर था, जो मैंने 10 मिनट लेट शुरू किया था, उसको मैंने एग्ज़ाम के 10 मिनट पहले ख़त्म किया और पूरी हैंड राइटिंग और पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम के साथ। बहुत बढ़िया। और तो रिजल्ट आने के बाद भैया को जो सलाह दी थी उनको कॉल की? बिल्कुल, उनसे तो सर बात ही होती है और आज भी उनसे बात हुई है। क्या नाम है? उनका नाम गिरीश है। अच्छा। और अभी वो मेंस लिखे हैं तो अच्छा। उनका भी एक तरह से मैं क्या कहूँ, वो लोग भी मुझे हमेशा सपोर्ट किए हुए हैं। और सर उसके बाद मैंने, मेरा जब सेकंड पेपर हुआ तो वहाँ सेकंड पेपर में मैंने अच्छा लिखा। उसके बाद सर जीएस का जैसे ही चारों पेपर हुआ तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो जीएस का पेपर हुआ है ठीक, कहीं ना कहीं इससे में थोड़ी बहुत कमियाँ हैं तो दाएं बाएं पोस्ट हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो हो जाएगा। फिर जब मैं ऑप्शनल लिखा, ऑप्शनल में और अच्छा ऑप्शनल गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था? सर मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। और किन से पढ़ा था आपने? सर ज्योग्राफी ऑप्शनल मैंने कुमार गौरव सर से कोचिंग अच्छा, किया कुमार। है। जी तो सर। अभी आप पढ़ ही रहे थे या आपका कंप्लीट हो चुका था ऑप्शनल? सर जब मेरा वो आया था रिजल्ट प्रीलिम्स वाला तो उस टाइम तो मेरे 50% ऑप्शनल हुए थे। अच्छा। तो कुछ चीज़ों बहुत सारी दिक्कतें होती थी तो मैं सर से पर्सनली मिलता था और सर ने पर्सनली बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जो चीज़ें बाकी थी क्लास की, और वो क्वेश्चन लिखने के लिए भी बताया उन्होंने कि कैसे क्वेश्चन लिखना है। और कभी भी मुझे सर से ये चीज़ें हुई कि मैं कभी भी कोई दिक्कत होती थी तो कभी भी सर से कॉल करता था, बात करता था कि सर मुझे लिखने में ये समस्याएं आ रही हैं, मैं कैसे लिखूं इसको। तो वो सर बता देते थे, वैसे मिलने के लिए बुला लेते थे। तो सर ने बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिया इसमें मेरे ऑप्शन को लेके, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे लिए तो बेहतर है। ज्योग्राफी सर से आपने, गौरव सर से जैसे किया, तो इकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी पूरा कवर हो गया होगा। जी सर। ये जो बड़ा पोर्शन एक हो जाता है वो सेगमेंट आपका कहीं न कहीं गौरव सर जैसे दिग्गज जो शिक्षक हैं उनके मार्गदर्शन में हो गया। ये आपके लिए मुझे लगता है एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है। जी सर। सर इसका एक ये भी बेनिफिट है कि जैसे बहुत सारे चीज़ें जो है कि आप जीएस में पढ़ने से बच जाते हैं। अगर जीएस में अगर आपका ज्योग्राफी जैसा है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट जैसा आपका अगर ऑप्शनल है, तो आप जीएस में कम से कम मेंस के स्तर पे 25% से 25% के आसपास लगभग सिलेबस आप पूरा कर लेते हैं, जो आपको जीएस में बिना पढ़े ऑप्शनल के बल पे हो जाएगा चीज़ें। अच्छा। देखिए, अधिकांशतः लोग जो होते हैं वह दिन में काम करते हैं, ठीक है? लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट जो होते हैं या पीसीएस एस्पिरेंट जो होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो रात में काम करते हैं, यानी कि निशाचर होते हैं। मैं भी दरअसल उस प्रवृत्ति में आता हूँ। आपका प्रवृत्ति क्या था? आप दिन में पढ़ने वाले थे, रात में पढ़ने वाले थे? निशाचर तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। सर देखिए, अपने-अपने पढ़ने का तरीका होता है कि आप किस टाइम में अपने आप को कंफर्टेबल पाते हैं। तो मेरे साथ तो ये था कि मैं मॉर्निंग में पढ़ना पसंद करता था। तो और मॉर्निंग में भी ऐसा नहीं कि भोर में उठ गया, और मेरा टाइमिंग यही होता था कि 6:30 से 7 बजे के बीच में उठा। अच्छा। आधे घंटे में अपना सुबह का जो करके ब्रश वगैरह, उसके बाद जो है पढ़ने बैठता था। उसके बाद मैं 2 बजे तक पढ़ता था, कम से कम 1:30 से 2 बजे तक। उसके बाद 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक लेता था खाने पीने में। उसके बाद वहाँ से फिर मैं मतलब 10-10 बजे तक पढ़ने का मेरा शेड्यूल था, उससे ज़्यादा नहीं। और 12 बजे के बाद तो सर ऐसा होता था कि मुझे लगता था कि साफ-साफ मैं देखूँ तो कुछ दिखाई नहीं दे, क्योंकि वो चीज़ें मेरी सोने की होती थी। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगता था कि रात सोने के लिए तो रात में सो लेते हैं, दिन पढ़ने के लिए दिन में पढ़ लेते हैं। बाकी सर अपने-अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, कुछ लोगों को रात में पढ़ना अच्छा लगता है तो वो उनके लिए बेहतर है। मतलब मॉर्निंग पर्सन आप हैं। पढ़ाई सर मुझे ऐसा लगता है कि बस पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे वो दिन में हो रात में हो, वो आपके हिसाब से चीज़ें हैं। जैसी भी आपकी प्रकृति हो उस हिसाब से आप खुद को ढाल लें। पीसीएस को लेकर के एक हुआ क्या है
कि पीसीएस जब भी एग्जाम देना होता है काफी रटना पड़ता है, जी सर। काफी यादें करनी पड़ती है, फैक्ट, डेटा, रिपोर्ट्स। तो आपको भी इन चीजों से दो चार होना पड़ा था क्या? सर एक्चुअली क्या है कि मैंने कभी फैक्ट याद करने का प्रयास नहीं किया है, हम्म, और मेरा तरीका मतलब थोड़ा सा अलग था याद करने का। और जैसे क्या है कि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अ, ये लूसेंट लेके रट लेते हैं, हाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसे लिख लिख के वो जो है फैक्ट लगातार रट लेते हैं। तो सर मैं तो ऐसे नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं बहुत सारी उतनी मोटे मोटे किताबें रट पाऊँ। हम्म, तो मेरे पढ़ने का तरीका ये था कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फॉर्म में चीज़ों को याद करता था, हम्म, कि बहुत सारी चीज़ें मतलब क्वेश्चन सॉल्व करता था, हम्म, और क्वेश्चन सॉल्व करते करते चीज़ें कहीं ना कहीं रिकॉल हो जाती थी। रिकॉल होती थी। तो उसको एग्ज़ाम में भी जब देखते थे तो कहीं ना कहीं चीज़ें दिमाग में बच जाती थी। हम्म, और फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं मैप के थ्रू याद कर लेता था। हम्म, अगर बाय द वे अगर जैसे सर एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जैसे अगर मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगर प्लेसेस याद करने हो, बिल्कुल, तो मैं ऐसे नहीं याद करता था कि उनके नाम लिखूं, वो चीज़ें याद करूं। हम्म, मैं डायरेक्ट मैप बनाता था, वहाँ पे नदियों को दिखाया, उनके आसपास जो है कि जो प्लेसेस मेन मेन हैं उनको दिखा दिया। तो इससे क्या होता है कि जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं और चीज़ें हमारे सामने आती है तो हमारा ध्यान डायरेक्ट वहीं पे जाता है। अगर मुझे 16 महाजनपद याद करने होंगे तो मैं याद नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्ट मैप बनाता हूँ, उन मैप में उनको लोकेट करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि सर एक क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, चाहे आप जो है कि नेशनल पार्क हो गए और वेटलैंड हो गए, चाहे आप टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व याद करते हो। तो इन सब चीज़ों को याद करने में सर बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है ये चीज़ें, मतलब मैपिंग। और भी कुछ चीज़ें जैसे रिपोर्ट हैं, डेटा है, इंडेक्स हैं, तो इनको मैं सर ऐसे याद करता था कि मैं अपने जहाँ पढ़ता हूँ वहाँ पे टेबल के सामने इनको लगा के, जो लगा कि ये फैक्ट है याद नहीं हो रहा है, तो उसको मैं चिपका लेता था आगे। हम्म, और जब पढ़ते पढ़ते जब थक जाता था तो थोड़ा बहुत अपना ध्यान इधर लगा के फिर उसको ध्यान से देखता था, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं याद हो जाती थी चीज़ें। तो ऐसे ही मतलब मैंने फैक्ट को क्योंकि ज़्यादा आपका तैयार। ज्योग्राफी ऑप्शनल था, गौरव सर जैसे दिग्गज जी सर। शिक्षक आपको मिले तो वो मैप का पूरा चीज आपको काम कर गया, फायदा दे गया जी कहीं के सर। बाकी सब्जेक्ट में भी। जी सर। बहुत अच्छा कहा कि आपने फैक्ट रटने की जरूरत नहीं है, यदि उसको समझदारी से हैंडल किया जाए जी सर। तो वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एक हवा और है बाजार में, जी सर। वो है एनसीईआरटी का। आप समझ गए होगा, आपकी मुस्कुराहट बता रही है। तो एनसीईआरटी का हुआ ये है कि यदि एनसीईआरटी आप नहीं पढ़े तो आपने गंगा में डुबकी लगाई ही नहीं, आप मैदान से बाहर हैं। इसको किस रूप में आप देखते हैं? आपने एनसीईआरटी की पढ़ाई करी थी? सर मैंने तो जब मैं यहाँ आया तो थोड़ा सा दबाव था एक कि एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी हम्म, पढ़ना है, सब लोग कहते हैं। तो मैंने सर पहले अपने आप को चेक किया हम्म, कि मैंने क्लास नोट्स जो पढ़ा, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी पढ़ा। हम्म, तो एनसीईआरटी में बहुत कुछ ऐसा, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं दिखी जो मेरे नोट्स में हो, हम्म। और मतलब नोट्स में ना हो, क्लास एनसीईआरटी नोट्स में किन हो। टीचर का आपने पढ़ा था? जैसे मैंने सर हिस्ट्री के लिए अखिल मूर्ति सर से पढ़ा है, हम्म, तो उन्हीं के क्लास नोट्स को फॉलो करता हूँ। जैसे मैंने उनसे कोई भी चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें हम्म, तो उनके क्लास नोट्स के अलावा मैंने जो मेरी कोचिंग से बुक मिली, नॉर्मली मैंने ज़्यादातर चीज़ें जो सर से कवर किया, उस सर के नोट से। उसके बाद कुछ चीज़ें फैक्ट के लेवल पे, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट के लेवल पे, जो चीज़ें अगर अगर देखेंगे आप तो कोई भी टीचर आपको 100% चीज़ें नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि सिलेबस बहुत सही वाइड है। बात है। तो थोड़ा बहुत आपको अपने स्तर से काम करना करना ही पड़ेगा, पड़ेगा। पीसीएस और यूपीएससी के लेवल पे चीज़ें, कि पीसीएस में थोड़ा फैक्ट कहीं ज़्यादा फैक्ट आते रहता हैं, है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुक पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसमें भी ये है कि मुख्य मुख्य चैप्टर जो हैं इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो उन पे मैं ज़्यादातर फोकस करता था कि उनको बुक से देख लूँ, बाकी सारी चीज़ें नोट से पढ़ लूँ। तो मेरे मन में ये होता कि सर मैं ये देखता था कि पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मेरे नोट से कितने आ रहे हैं। हम्म, तो उनमें मुझे ऐसा लगता था कि अगर 10-15, अगर किसी टॉपिक से अगर एग्जांपल लूँ, तो अगर 15 क्वेश्चन आते हैं तो 10 के आसपास तो नोट से ही आ जाते हैं। हम्म, कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे हैं तो उसको मैं बुक से कवर कर लेता हूँ। हम्म। तो मैक्सिमम जो हिस्ट्री जैसे पोर्शन है, यहाँ पे चीज़ें ऐसी होती थी कि ज़्यादातर स्टैटिक क्वेश्चन नोट से और बुक से नॉर्मली जो मैं पढ़ता था अखिल फंस सर जाता के था। नोट से आप मैच करा के देखते थे? जी सर, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं जो मतलब अखिल सर का नोट्स है हिस्ट्री वाला, आपको एनसीईआरटी के भूत से बचा लिया। बिल्कुल ये सर। कहना सही और रहेगा। मैंने कई चीज़ें मतलब एनसीईआरटी मैंने देखी, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ, ज्योग्राफी का मैंने एनसीईआरटी हम्म, पढ़ना शुरू किया, तो 6, 7 और 8 का जब मैंने पढ़ा, तो उसमें मुझे सर कोई ऐसे, जैसे अगर मैं रिवर सिस्टम ही पढ़ रहा हम्म, हूँ, तो बाय द वे कोई ऐसी रिवर मुझे ऐसी नहीं दिखी जो मेरे नोट्स में ना हो। हम्म। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसमें क्यों अपना टाइम वेस्ट जरूरत ही करूँ। नहीं है फिर। हमें अपना टाइम कहीं और देने की आवश्यकता है, बिल्कुल। उसकी बजाय जो टाइम हम वहाँ देते हैं हम वो टाइम अपना क्वेश्चन सॉल्व पे करें, हम्म, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई तैयारी करता हो, इस क्षेत्र में आना चाहता हो, तो भले ही मतलब कि अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी को अपना बेस बना सकते हैं। एनसीईआरटी आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा तो दे सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि आप एनसीईआरटी ना पढ़ें और आपका सिलेक्शन ना हो, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई भी एक सोर्स अपना फॉलो कर सकते हैं,
जिससे आपके लिए बेहतर हो सकती है चीज़ें। मान लीजिए कोई ऐसा कैंडिडेट है जो अब जी सर। शुरुआत करना चाह रहा है अपने प्रिपरेशन का और उसके दिल में है कि मुझे अरविंद जी की तरह ही डीएसपी बनना है, जी सर। तो वो कहाँ से शुरुआत करे? क्या सर गाइड करना चाहेंगे? इस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे अभी जो भी शुरुआत करना चाहते हैं तो एक दो तरह के स्टूडेंट हैं। हम्म, एक तो ऐसे हैं जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं कि टीचिंग का मतलब कोचिंग जाना चाहते हैं। तो पहले तो जो अगर कोचिंग जाते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप पहले अपने टीचर के नोट्स को फॉलो करें, थोड़ा उन पे ट्रस्ट करें और थोड़ा अपने जो है कि कुछ चीज़ें साइड से करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों अगर साथ दे रहे हों तो उसके लिए थोड़ा सा उनके उनके डिफरेंस को समझना ज़रूरी है कि उनमें क्या डिफरेंस है, क्वेश्चन का लेवल क्या है और उनको हम कैसे टैकल कर पाएँ। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। और अगर जो शुरुआत से कोचिंग मतलब बिना गाइडेंस के करना चाहते हैं, सेल्फ गाइडेंस से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि कोई भी आप एक बेस बुक उठाएं, उन बेस बुक को आप जो है कि आधार बना के अपनी पढ़ाई की शुरुआत करें। या तो आप चाहें तो एनसीईआरटी से शुरुआत कर सकते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं चीज़ें सर जो बुक की होती हैं वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में होती हैं। तो या तो आप कोई एक सोर्स ले लें, बुक या एनसीईआरटी, उनको पढ़ें, उनसे अपने चीज़ों को समराइज करके नोट्स बना सकते हैं शॉर्ट में, ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक होता है, तो आप जो है कि रिवीजन आपको करना हो तो आप बुक से रिवीजन करने में कंफर्टेबल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा हो जाती है चीज़ें। हर कई कई सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, कई चीज़ें होती हैं जो पढ़ना हो, तो आप उस समय बुक से रिवीजन करना असंभव होता है। तो आप एक शॉर्ट नोट्स उसका बना सकते हैं जिससे आपको रिवीजन करने में ईजी हो। तो ये चीज़ें सर मैं कहूँगा। बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि यदि आपका आधार मजबूत है तो एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शिक्षक के नोट से आप समझ जाएंगे। लेकिन यदि आधार मजबूत नहीं है तो फिर एनसीईआरटी की ज़रूरत कहीं न कहीं होती है। पड़ सकती है जी आपको। सर। एक हुआ और है, मैं आपको दो तीन चीज़ें तो आपने सॉल्व कर दिया। एक ये है कि चूंकि जो पीसीएस या यूपीएससी करने वाले होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं होते हैं। जी सर। और अब नेचर ऐसा सिविल सर्विसेज का है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रश्न आने लगे हैं और अच्छे खासे आते हैं, जी प्रीलिम्स में सर। तो और आते हैं। तो ये कहाँ से आपने मैनेज किया, कैसे किया? सर चूँकि मेरा तो साइंस मतलब बहुत वीक पोर्शन था, साइंस से अच्छा। मेरा मतलब पहले से ही हाथ बहुत कमज़ोर है। साइंस तो मैं एकदम पढ़ना ही नहीं पसंद करता हूँ बचपन से ही। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने रितेश सर से साइंस पढ़ा हुआ है, रितेश जायसवाल सर से। साइंस टेक्नोलॉजी उनसे पढ़ा हुआ है। तो उनसे पढ़ के मुझे ये चीज़ें फ़ील आई कि कहीं न कहीं अगर बचपन में मुझे अच्छा कोई टीचर मिला होता तो ये चीज़ें मैं ईज़िली पढ़ लेता, बशर्ते कोई बताने वाला और पढ़ाने वाला सामने नहीं था ऐसा। और सर से मैंने पढ़ के ये चीज़ें फ़ील किया कि अगर ह्यूमैनिटी का भी सब्जेक्ट वाला अगर लड़का सर से पढ़ता है तो वो भी चीज़ों को बेहतर समझ सकता है और कर सकता है। और सर से पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आ गई कि जैसे कि अगर मान लीजिए सर ने कुछ चीज़ें ऐसी नहीं पढ़ाई, जैसे अमूमन सर कोचिंग में यूपीएससी के लेवल की पढ़ाई होती है, ज़्यादातर पीसीएस के लिए फैक्ट बहुत थोड़ा बहुत उसको कम किया जाता है। तो उसके लिए अगर हमें साइट से जाना है तब भी हम अपना खुद से पढ़ सकते हैं, एक मोटा मोटी आइडिया हो जाता है उस चीज़ों से। तो ये सर चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा सहायक अप्रोच रही। डेवलप हो गया रितेश सर हाँ से पढ़ने के बाद आपका बिल्कुल साइंस सर। का, उसके बाद फिर आपको कहीं कोई जी सर। तकलीफ हुआ नहीं, दिक्कत नहीं आई थी। ठीक है, अब देखिए अभी क्या है, हाल फिलहाल में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है जी इस बार। सर। आप सफल हो चुके हैं, दोबारा दे रहे हैं क्या इस बार? सर इस बार तो मेरा पूरा फोकस यूपीएससी पे है। यूपीएससी पे है। जी सर। संतुष्टि नहीं मिली है आपको? नहीं सर, जैसे क्या है कि मेरा मतलब कि टारगेट ही आईएएस बनना है, आईएएस बनना है। तो मुझे वही उसी क्षेत्र में जाना है। पुलिस तो डिपार्टमेंट आपको पसंद नहीं था कभी से क्या? सर पसंद है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये है कि मुझे वो वाली पोस्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, पसंद तो ये भी है हाँ, कि पसंद तो ये भी है। अगर पहला प्रेफरेंस मैंने उसी को दिया हाँ। है, दूसरे प्रेफरेंस से पुलिस को रखा है। और जब अटेम्प्ट है, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो फिर क्यों ना जी किया सर। जाए, अभी तो आप कर ही सकते हैं। तो अभी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने वाला है, जी इसके सर। लिए आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? सर चूँकि अभी जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होने को है, इस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में समय तो बहुत कम है। अभी लगभग अगर हम देखें तो 22 से 23-24 दिन का समय है। तो इसमें अगर कोई अगर दे रहे हों तो इसमें सबसे पहले तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि आप जो अपना स्टैटिक है उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मतलब रिवीजन करें और थोड़ा सा मॉक टेस्ट भी लगाएं और सीसेट को बिल्कुल भी अवॉइड ना करें, क्योंकि सीसेट जो है कि बहुत लोगों को दुख दे चुका है। तो सीसेट पे भी थोड़ा काम करके जाएं, बेहतर होता है। और स्टैटिक्स पे तो सर इस समय स्टैटिक पे भी थोड़ा फोकस करिए। और मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा आपको इस समय वाइड जाने की ज़रूरत नहीं है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अगर आपने एनालिसिस किया हुआ है पहले से तो बेहतर है, अगर नहीं किया हुआ है तो उसको देख लें एक बार कि किन टॉपिक से क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं, जिनसे टेंडेंसी है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो 60, 70, 80 का टॉपिक ऐसे जरूर मिलेंगे जिनसे क्वेश्चन लगातार आते ही हैं। तो उन पे थोड़ा सा काम करने की आवश्यकता है कि उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन मतलब तैयारी हो। आपने कहा कि सीसेट को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि सीसेट ने बहुत लोगों को
दुख दिया है, जी सर। तो सीसेट को कैसे तैयार करें? सर सीसेट को जैसे यूपी के स्तर पे बात करें तो यूपी में जैसे देखें तो सीसेट में कई चीज़ें हैं, जैसे मैथ है, रीजनिंग है और कॉम्प्रिहेंशन भी है। थोड़ा उसमें हिंदी का भी पोर्शन आता है और ये इंग्लिश का भी थोड़ा सा है उसमें मामला, कम्युनिकेशन स्किल है। तो आप कभी किसी भी 2-3 सेगमेंट पे अगर अच्छे से काम कर लें, हालांकि मैं मानता हूं कि अगर आप सारे चीज़ों को अगर अच्छे से एक बार पढ़ लें, मोटे मोटा ऊपर ऊपर, तो आप हर सब्जेक्ट हर टॉपिक से मतलब कि 2-2 4-4 5-5 क्वेश्चन उठा के भी आप 33 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई क्षेत्र स्ट्रांग है, जैसे मैथ स्ट्रांग है, अगर रीजनिंग स्ट्रांग है, तो उन पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर लें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जी। मेंस को लेकर के आपका क्या अप्रोच था? जब प्रीलिम्स हो गया, आप लगा कि मेंस है, तो पहले से आप तैयारी कर रहे थे, आंसर राइटिंग कैसे किया आपने, ये थोड़ा सा विस्तार से बताइए। सर जैसे कि जब मैंने यहाँ तैयारी शुरुआत किया था, तो अभी शुरुआत करते ही मेरे लॉकडाउन लग गया। तो जब मैंने शुरू से ही क्वेश्चन मतलब लिखना शुरू किया, लॉकडाउन था तभी मैं क्वेश्चन लिखता था, तो क्वेश्चन उस समय चेक नहीं हो पाते थे, घर था तो चेक नहीं हो पाते थे। तो वहाँ पे क्वेश्चन लिखने में ये था कि बहुत ज़्यादा पैरा में लिखता था, ना तो शब्द सीमा का अच्छे से ध्यान दे पाता था। लेकिन बस ये था कि रोज़ मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो भी टॉपिक पढ़ता था, उसे क्वेश्चन लगातार मतलब लिखता था। फिर जब मैं दिल्ली आया तो चीज़ें अभी मेरी मेंस की कंप्लीट तो हुई नहीं, प्रीलिम्स निकल गया। उसके बाद मैंने देखा कि अभी कम से कम 5-6 टॉपिक ऐसे हैं, 5-6 सब्जेक्ट ऐसे कह सकता हूँ मेंस के, कि जो अभी तक मेरे पूरे ही नहीं हुए थे। जैसे इंडियन सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, फिर से आपदा प्रबंधन हो गया, गवर्नेंस के चीज़ें हो गई, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी मैंने उस टाइम बहुत अच्छे से नहीं की थी, लेकिन बाद में मैंने कवर किया। ये सब बाकी था? बिल्कुल सर। काफी सारा पोर्शन बाकी था आपका। तो ये चीज़ें थी जो फिर मैं सोचता था कि कहाँ से ये चीज़ें पढूं। तो फिर इसके लिए मैंने क्या किया कि जब मैं बुक देखता था कोई, तो बुक में लगता था कि इससे 5-6 क्वेश्चन आने, और बुक इतनी मोटी-मोटी है, मैं कैसे पढ़ पाऊँगा इतने कम टाइम में। तो मैंने सर किया ये कि पहले मैंने देखा कि किसी का अगर शॉर्ट नोट्स हो, कोई अगर बनाया हो, एक मतलब कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था सबसे ज़्यादा, कि मैंने मेंस आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा काम किया, और कम से कम मैंने 100 टेस्ट लगभग लिखे इसमें। तो ये था कि जो पहले मैंने शुरुआत में टेस्ट लिखे, तो उसमें मेरे जो कमियाँ थी, उसको सुधारते मैं लास्ट तक जाते मतलब आंसर राइटिंग मतलब बेहतर होने लगी थी। तो वो चीज़ें मतलब कि मतलब मेंस आंसर राइटिंग ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद था इसमें, कि ये बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि जिनको मैंने सिर्फ लिखा, और लिखते-लिखते चीज़ें याद हो गई। ऐसा कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग प्रीलिम्स तो आसानी से क्वालिफाई कर जी लेते सर। हैं, प्रयागराज में या पटना में तो उनको पीटी चैंपियन कहते हैं। वो जब भी प्रीलिम्स में बैठेंगे, संभव ही नहीं है कि क्वालिफाई ना हो। मेंस भी लिख देते हैं, 3-4 मेंस लिख चुके हैं, लेकिन उससे आगे के चरण में नहीं पहुंच पाते हैं। उनको क्या दिक्कत आ रही होगी, कैसे उनका अप्रोच सही वो करें? सर चूँकि मैं था मेंस जब लिख रहा था, तो उस दौरान मैंने कई लोगों से मिला। उन लोगों की कॉपियाँ देखता था, तो कहीं न कहीं उन चीज़ों से मैंने देखा कि उन लोगों में अभी भी सुधार कई जगह जो है कि उन्होंने नहीं किया हुआ है। जैसे पहले मेंस से अगर चौथे मेंस किसी का है, तीसरा मेंस है, किसी का दूसरा है, तो उस चीज़ों में उन्होंने जो कमियाँ थी, उन कमियों से उन्होंने कुछ मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा सीखा। क्योंकि अगर वो सीखते तो थोड़ा बहुत वो अपने आंसर राइटिंग में थोड़ा सुधार कर सकते थे। जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन होते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उसमें लगभग सभी लोग कुछ ना कुछ लिख के आते हैं। मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो लिख के तो आते हैं, लेकिन सर हमें चाहिए एग्जामिनर को अपनी कॉपी पढ़वाना है, तो हमें उसके लिए चाहिए कि हमारी कॉपी देखने में सुंदर हो, उसमें फ्लो चार्ट हो, डायग्राम हो, और सुंदर मतलब कि थोड़ी सुंदर हैंड राइटिंग में लिखी गई चीज़ें हों, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आप डेटा लिखें, इंडेक्स लिखें, और थोड़ा सा भूमिका और निष्कर्ष लिखें, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होगी। और क्वेश्चन में हमें ये प्रयास करना है कि हम क्वेश्चन को कम शब्दों में बेहतर उत्तर दे पाएँ, और टू द पॉइंट चीज़ें लिख पाएँ, तो ये सर ज़्यादा बेहतर होगी। और बहुत सारे लोग जो मेंस लिख चुके हैं, उनसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। बहुत संघर्ष करते हैं उन लोगों से, और उन लोगों से भी बहुत सारे लोग पूछते ही होंगे, तो मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि अगर आपसे कोई बहुत ज़्यादा पूछे, तो आप पहले तो मेहनत थोड़ा सा इसमें और सुधार करिए, और उनको अगर आप जवाब देना चाहें तो कुछ 2 लाइनों में मेरी तरफ से जवाब दे सकते हैं कि लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर ये ना समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, और जब भी वो उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। बहुत खूब, बहुत बड़ी बात कही आपने। ये सब जो प्रक्रिया हुआ, इंटरव्यू का आपको कॉल आ गया, अब आप इंटरव्यू देने वाले हैं। जी सर। बोर्ड सामने बैठी हुई है, हॉल के बाहर है, बस नाम पुकारा गया है, एंट्री करने वाली है, धड़कनें तेज हैं। जी सर। उस वक्त कैसा लग रहा था कि अब अगर आधा घंटा अच्छा कर लिया
तो जिंदगी सफल हो जाएगी, नहीं तो फिर से मुखर्जी नगर का दुष्चक्र शुरू रहेगा। कैसे मैनेज किया था उस आधे घंटे को? सर जब मेरा नाम पुकारा गया, जब मैं बाहर खड़ा था वेटिंग रूम में, तो चीज़ें ये थी कि अंदर से तो बहुत डर लग रहा था कि अंदर पता नहीं क्या होगा, क्या लोग पूछेंगे। बहुत घबराहट हो रही थी। पहले तो कुछ मन में अफवाहें भी थी कि आते वक्त रास्ते में वो पूछ लेते हैं कि बाहर क्या लगा था, ऐसे वैसे। तो मैंने बाहर तो पोस्टर बड़े महात्माओं के लगे थे, गांधी जी के, नेहरू जी के। तो उनके पोस्टर में देख देख के कुछ चीज़ें याद कर रहा था कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँ, कि कहीं ना कहीं यही ना पूछ दे कि गलियारे में थे तुम बैठे, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में कुछ क्या देखा तुमने। तो थोड़ा सा अंदर बहुत ज़्यादा डर था। लेकिन जैसे ही जब नाम अंदर बुलाया गया, जब मैं अंदर गया, तो उन लोगों से एक दो बार बातें हुई, थोड़ा सा उन्होंने परिचय पूछा। उसके बाद चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हो गई, क्योंकि वो अंदर का थोड़ा सा माहौल ऐसा होता है कि कैजुअल वार्ता टाइप में होती है। तो वहाँ बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं होती है, बस वहाँ कॉन्फिडेंस का खेल है कि अगर आपने कॉन्फिडेंस को अपना बनाए रखा है तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी। अब बहुत सारे क्वेश्चन वो जानते हैं, वो बहुत सारे जो जो इंटरव्यू लेते हैं वहाँ पे सर लोग, तो वो ये भी जानते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है कि हो सकता है प्रेशर में वो चीज़ें रिकॉल ना कर पा रहा हो, या तो कोई ऐसा नहीं है कि जिसको सारी चीज़ें पता ही हो। तो उस टाइम वो हमें देखते हैं कि ये प्रेशर को कैसे हैंडल कर पा रहे हैं। क्योंकि हम जिस फील्ड में जा रहे हैं वहाँ पे कई तरह के दबाव आपको अपने कार्य के दौरान दिखाई देंगे। तो उन्हीं चीज़ों को, पर्सनालिटी को चेक करने का एक तरीका है। और नॉलेज टेस्ट तो आपका पहले ही प्रीलिम्स और मेंस में हो चुका है। तो ये पर्सनालिटी टेस्ट है और यहाँ अपनी पर्सनालिटी पे काम करना है हमें, तो वो चीज़ें थोड़ा सा वहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता है सर। मुखर्जी नगर का जो ये मिजाज है, यानी जी कि सर। यहाँ का जो ये माहौल है, वह कितना जरूरी है छात्र के लिए? क्यों नहीं कोई घर पे बैठ के ही तैयारी कर ले? क्या जरूरी है? जैसे आप भी प्रयागराज में थे, जी सर। या पहले आप अपने गांव में रहे होंगे, वहां से फिर प्रयागराज आए, वहां लगा कि माहौल सही नहीं बन रहा है, फिर मुखर्जी नगर आए, तो कितना जरूरी हो जाता है मुखर्जी नगर आना? सर देखिए, ये लोगों के ऊपर है कि कौन कहाँ पढ़ पाता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर पे जाके पढ़ लेते हैं। हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आके पढ़ना पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें एक आपके बैकग्राउंड का काम थोड़ा सा भूमिका होता है कि बहुत सारे लोग जो आईआईटीएन होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो वो पहले से उनका लेवल इतना हाई होता है कि वो चीज़ें कहीं भी बैठ के पढ़ लेते हैं। लेकिन जब हमारे जैसा लड़का जो गाँव से आया, उसको ना कोई बताने वाला हो, ना गाइड करने वाला हो, ना घरेलू स्थिति और आसपास का माहौल ऐसा हो कि जिसमें वो सिविल सर्विसेज की तैयारी अच्छे से कर पाए। चूँकि ये एग्ज़ाम ऐसा है कि इसमें बड़े-बड़े धुरंधर भी आते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर एसडीएम की पोस्ट और कुछ डीएसपी की पोस्ट अगर छोड़ दें, तो बाकी सारे लोग जो सिलेक्टेड भी हैं, वो भी इस एग्ज़ाम के लिए ट्राई करते हैं। दोबारा से और इसमें सर अदर स्टेट के लोगों को भी देख लें, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, स्पेशली तैयारी करने वाले लोगों को भी देख लें, तो वो भी कहीं न कहीं इस एग्ज़ाम के लिए मतलब कि तत्पर होते हैं। और अगर सीटों की संख्या देखें तो सर इसमें 200-300 सीटें आती हैं, और जो है कि एग्ज़ाम देने वाले 5 लाख 6 लाख लोग होते हैं। तो वहाँ हमें उनसे कम्पीट करना है, तो कहीं न कहीं हमें एक एनवायरनमेंट का भी वो फ़र्क पड़ता है चीज़ें आपकी तैयारी में। आपको अपना लेवल भी उस लेवल पे मेंटेन करना पड़ेगा, आपको अपनी पढ़ाई का स्तर भी वैसा रखना पड़ेगा ताकि हम उससे कम्पीट कर पाएँ। हो सकता है आप किसी और बैकग्राउंड से हैं, कोई सामने वाला और बैकग्राउंड से है, तो आपको अपने लेवल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए थोड़ा-सा मेहनत उनसे ज़्यादा करनी पड़ेगी ताकि आप वहाँ चीज़ें पहुँच पाएँ। निश्चित तौर पर आयोग आपके लिए अपना लेवल नीचे नहीं करेगी, वही सर। आपको अपना लेवल आयोग बिल्कुल के सर। स्तर तक पहुंचाना पड़ेगा। ये सारी बातें तो हो गई। एक बातें जो अहम है कि संस्कृति आईएएस में, जैसा कि आपने यहाँ के संस्थान में पढ़ा, आप यहाँ के गौरव सर से क्लास लिए, अखिल सर से, रितेश सर से, कितना योगदान रहा संस्कृति आईएएस का आपके सफलता में? सर योगदान तो एक तरह से देखें तो बहुत ही है। जैसे कि सर से चाहे पर्सनल गाइडेंस की बातें हों, गौरव सर हमेशा मार्गदर्शन करते रहे। और टेस्ट सीरीज भी मैंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन ज्वाइन की थी संस्कृति आईएएस की तरफ से। वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया गया था ऑनलाइन। तो वो मैंने टेस्ट सीरीज भी यहाँ से ज्वाइन किया, तो उसका भी बेनिफिट कहीं ना कहीं था। और मेंस के स्तर पे भी मुझे बहुत ज़्यादा लाभ हुआ यहाँ के। और स्पेशली सर अगर मैं धन्यवाद देना चाहूँ तो अखिल मूर्ति सर, जिनके नोट्स वर्ल्ड हिस्ट्री के, स्पेशली वर्ल्ड हिस्ट्री के, हालांकि वर्ल्ड हिस्ट्री और जो है कि सर मैंने एंशिएंट और मिडिवल तो थोड़ा नहीं पढ़ पाया, लेकिन वो सर मेंस में आता भी नहीं है बहुत ज़्यादा। तो मेंस के स्तर पे मॉडर्न इंडिया हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, वो पोर्शन मैंने सर नोट्स के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं। बुक भी मैंने नहीं पढ़ा था सर के नोट्स के अलावा, और मेरी सारी चीज़ें मतलब वहीं से बेहतर हो गई। और ऑप्शनल के लेवल पे भी बहुत सारी चीज़ें मेरे बेहतर हुई। और सर का मैंने रितेश जायसवाल सर का मेंस के लिए नोट्स देखा था, और उन्हीं नोट्स से मैंने पूरी पढ़ाई करी थी। मुझे लगता है ये जो आपका नोट्स पे फोकस करना हुआ ना, होता क्या है, कैंडिडेट बहुत सारे मटेरियल जुटा लेते हैं, फिर जहाँ तहाँ से पढ़ते हैं। वो आपके लिए मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हुआ कि गौरव सर का मार्गदर्शन जैसे मिला, और एनसीईआरटी पर आप जाके भटक सकते थे,
अखिल सर के नोट्स ने आपको वहाँ भटकने से रोक लिया, साइंस बैकग्राउंड के नहीं थे, रितेश सर के नोट्स ने आपको इम्प्रूवमेंट दे दिया, ये सब कहीं न कहीं सर फायदे में चूंकि रहा। मार्केट में इतना मटेरियल है कि उन्हें कंसाइन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा ना, समझना होगा कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो हम चीज़ों को जितना सरल बना के कर पाएँ वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हो सकती हैं। हम अपनी चीज़ों को खुद ही इतना ना उलझा लें कि कहीं ना कहीं सफलता हमसे दूर हो जाए। तो मेरा ये था कि मैं सर चीज़ों को ईजी करके पढ़ना पसंद करता था। अब मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पेक्ट्रम पढ़ना पसंद करते हैं, तो 600-700 की बुकें मुझे तो देख के ही ऐसे मतलब कि थोड़ा डर लगता है उससे। मेरे बस की बात से तो बाहर ही है कि मैं उतना पढ़ पाऊँ। तो मैं ज़्यादातर अपने नोट्स के अलावा थोड़ा बहुत बुक पे जो चीज़ें थी तो वहाँ से कवर करता था और वहीं से चीज़ें हो जाती थी, इसलिए मुझे स्पेक्ट्रम पे जाने की मतलब ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसा मुझे कभी दिखा नहीं कि उसमें जाऊँ। मैंने बस सर बुकें जो फॉलो की, ज़्यादातर मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा फोकस करता था, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा लगाता था, तो आधी तो तैयारी मेरी टेस्ट की वजह से हो जाती थी। अरविंद जी, हमने जितनी देर आपसे बात किया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यक्तिगत रूप सर, से धन्यवाद। मैं भी काफ़ी प्रेरित हो गया। आपकी जो इस संघर्ष की कहानी है, जिस फैमिली के बैकग्राउंड से आप आते हैं, ग्रामीण समाज से आते हैं, वहाँ से लेकर के इस मुकाम तक पहुँचना, निश्चित तौर पर आप कहीं न कहीं प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे लिए अपने बिज़ी शेड्यूल से इतना वक़्त आपने निकाला, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत भविष्य की बहुत-बहुत धन्यवाद सर। शुभकामनाएँ। आपको संस्कृति आईएएस परिवार की ओर से आगे भविष्य के लिए आप और उन्नत करें, अच्छा करें, बेहतर करें, हमारी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत बहुत दोस्तों, धन्यवाद जैसा सर। कि आज हमारे साथ अरविंद जी जुड़े हुए थे, जो अभी डीएसपी बने हैं। निश्चित तौर पर जो कहते हैं कि यदि हम ठान लें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो अरविंद जी की कहानी से आप भी सीख सकते हैं और देखते रहिए, हम कई और दिग्गजों को यहाँ तक लाएँगे जो अपनी सफलता की कहानी आपके समक्ष आकर के सुनाएँगे, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी पूरी यह परिचर्चा आपके पठन-पाठन को समृद्ध बनाने में सहायक सिद्ध हुई होगी। नमस्कार।